हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेनरी का नियम। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। आज आपको हेनरी का नियम बिल्कुल रटने वाला है। इससे पहले हम राउल्ट का नियम भी बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएँ और इसके अनुप्रयोग सभी का खात्मा करने वाले हैं। और इसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इसको हम इतने सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि एक ही बार में आपको रट जाएगा। बस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हेनरी का नियम क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर इसी को हम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं और फिर एक और तरीके से हेनरी का नियम भी समझेगी। तो पहले देखिए हेनरी का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस किस में घुली हुई, द्रव में, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी आज समझिए कैसे कि मान लीजिए कोई एक पात्र है और इस पर हमने कोई ताप लगा दिया। ताप यानी गर्म किया, ताप क्या है, नियत ताप है। स्थिर ताप पर क्या कर दिया, इसमें क्या भर दिया हमने, कोई द्रव भर दिया, द्रव विलायक भर दिया, द्रव। और इसमें क्या घोलना है, हमें गैस को घोलना है। क्या घोलना है, गैस। ये क्या है, मान लीजिए गैस। हमने कहा किसी द्रव की गैस में, यानी क्या है, गैस की द्रव में विलेयता। तो ये गैस है और ये क्या है, आपका द्रव है। और हमें इसमें क्या करना है, इसको घोलना है। और इस घुलने के लिए हम क्या लगाएंगे, इस पर बेड यानी दाब लगाएंगे, कोई वजह रखकर घोलेंगे, इस पर दाब लगाएंगे। तो वो क्या होगी, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कोई भी गैस को घोलना हो तो इस पर जितना दाब लगाते जाएंगे वो गैस की मात्रा जो होगी वो उसमें उतनी ही घुलती जाएगी। तो जितना दाब लगाएंगे द्रव में गैस उतनी ही घुलती जाएगी, जितना दाब कम करेंगे उतनी ही गैस की विलेयता कम होती जाएगी। विलेयता यानी इसमें घुलना है। तो सिंपल से क्या हो गया हमारा कि स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर यानी नियत होना चाहिए। और किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में उसको घोलना है। और गैस की क्या होती है, दाब की समानुपाती होती है। सिंपल सी बात। हमें सब क्या करना है, इस नियम के आधार पर क्या बताया गया कि गैस को किस में घोलना होता है, द्रव में। जैसे आपने कोका कोला की बोतल देखी होगी, तो आप कोका कोला वाली आती, पेप्सी वाली जो होती है, आप जब कभी ढक्कन खोलते हो तो गैस वो एकदम से बाहर निकलती है। और आपने देखा होगा कि उसमें एक गैस भरी होती है, CO2 गैस। उसको उस ढक्कन से दाब लगाकर भरा जाता है और जब दाब लगाकर भर देते हैं तो जब तो वो घुली रहती है। और CO2 के कारण हमें वो कैसी लगती है, मीठी लगती है। उसका स्वाद कैसा लगता है, मीठी। जब तक गैस हो, जैसे आप थोड़ी देर तक उसको खुला रख दो तो उसमें गैस निकल जाती है, फिर उसका स्वाद बदल जाता है। तो किसके लिए, लेकिन विलायक फिर तो क्या है, द्रव में वो गैस क्या हो, घुली होती है, किसके कारण, दाब के कारण। यानी जितना दाब लगेगा उतनी गैस क्या होगी, उसमें घुली रहेगी। तो यानी क्या होता है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी भी गैस की मात्रा, गैस की यानी घुली हुई गैस की मात्रा क्या हो गई, m, वो किसके समानुपाती होगी, द्रव में विलेयता उसके गैस के दाब के समानुपाती होगी, यानी दाब यानी p। तो अगर हम इसके लिए m समानुपाती का चिन्ह हटाएं, बराबर क्या आ जाएगा आपका, k होगा क्या, स्थिरांक, और p क्या होगा, उसका दाब हो जाएगा। यानी m बराबर kp। जहाँ पर अगर आप बात किया, जहाँ आपका m क्या होगा, घुली हुई गैस की मात्रा, यानी क्या होगा, घुली हुई गैस की मात्रा। और आपका k क्या होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है, k नियतांक है। और p क्या होगा, उस पर गैस पर लगा जो गैस का दाब, गैस पर लगा जो दाब होगा। तो आपको इतनी तो बात क्लियर है। दो अक्षर तो याद करने साथ कि कोई भी स्थिर तो ताप होना चाहिए और उस कोई द्रव में क्या घुलनी चाहिए, गैस। और गैस को घुलने के लिए उस पर जो दाब लगाया जाता है वे गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा उस पर लगा दाब एक दूसरे के समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। अब लेकिन एक वैज्ञानिक यानी जॉन डाल्टन ने अपने आधार पर एक परिभाषा और दी। इस घुली हुई गैस की मात्रा को ही मोल भिन्न भी कह सकते हैं, मोल प्रभाज्य भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इसी आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी गैस की मात्रा यानी किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उसके किसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यानी किसी भी गैस की मात्रा जो घुली हुई है वो किस पर, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। और वो घुली हुई गैस की मात्रा को मोल प्रभाज्य के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। यानी उन्होंने क्या बताया, उनके नियम के अनुसार क्या होता है, किसी
गैस का वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी P, आंशिक दाब उस विलयन को, जो विलयन, जिस विलयन में हम घोल रहे हैं, उस विलयन में उपस्थित मूल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखो वही बात, मूल प्रभाज यानी वही घुली हुई गैस की मात्रा है, तो दूसरी क्या होती है, समानुपाती होते हैं। वो अगर आप कुछ चिन्ह के हिसाब से अगर लिखना चाहो तो जो दाब होगा, दाब हुआ गणितीय रूप में लिखें तो दाब किसके समानुपाती होता, मूल भिन्न यानी मूल प्रभाज के समानुपाती, यानी विलय विलायक की बात कर रहे हैं तो मूल भिन्न के समानुपाती होता है। अगर आप क्या समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा, KH और यहाँ पर होगा XA। जहाँ पर अगर बात की जाए तो P तो पता है आपका गैस का दाब है, और यहाँ पर KH होगा हेनरी नियतांक कहेंगे, हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक, और XA क्या है आपका मूल प्रभाज कह सकते हैं आप, विलय या विलायक का, विलय का मूल प्रभाज, जो गैस घुल रही है गैस का मूल प्रभाज कह सकते, मूल प्रभाज है। तो दोनों नियम सेम हैं, वो तो बस अपने अपने आधार पर दिए हुए, इन्होंने मूल प्रभाज मान लिया, उसलिए इन्होंने घुली हुई गैस की मात्रा मान ली इन्होंने, तो सेम, दोनों नियम सेम टू सेम है, एक से हैं। तो आपको हेनरी का नियम तो याद हो गया, तो आप इसका भी रखते कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक यानी वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, सेम दोनों है। और ऐसे वही इस नियम के अनुसार कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ये दोनों नियम हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा, अगर आप नियम यानी अनुप्रयोग की बात कर लें हम थोड़ा सा, अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग की ओर चलते हैं। तो अनुप्रयोग नंबर 1, सॉरी सीमाएं लिखते हैं सबसे पहले, क्या है, सीमाएं, सीमाएं हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियम है कि दाब अधिक ना हो, दाब अधिक ना हो, और दूसरा ताप कम ना हो। यानी कैसा होना चाहिए, दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन ताप कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च दाब, उच्च, कम ताप और उच्च ताप होना चाहिए, कम दाब होना चाहिए, और दाब कैसा नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए यानी कम होना चाहिए, और ताप कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वही बात करें कि दाब अधिक ना हो और ताप कम ना हो। और दूसरी बात, तीसरी होगी कि गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, कम विलय हो, यानी जो गैस है वो द्रव में घुलनी नहीं चाहिए, जो इसमें विलायक है वो बिल्कुल घुलनी नहीं, कम विलय होनी चाहिए। ये आपके क्या हो जाएंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं हो जाएंगी। अब अगर आप इसके अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने पहला एक नियम अभी हल बता चुके हम कि शीतल पेय पदार्थ यानी कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, माजा, ये सब होती हैं तो उनमें भरा होता था, यानी कि इसमें शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में पढ़ा है कहीं, शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस को घुलने के लिए, CO2 गैस को घुलने के लिए द्रव में किस नियम के आधार पर वो घुली होती है, हेनरी के नियम के आधार पर घुली होती है। तो शीतल पेय पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है, हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। उसी के आधार पर उस द्रव में, जो उसमें भरा होता, द्रव भरा होता है, विलायक भरा होता है, उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है और दाब लगाकर उसमें घोल देते हैं। नंबर 2 देखिए, ठीक है, नंबर 2 क्या होगा, आपने एक और देखो कि जो गोताखोरों द्वारा जो समुद्र के अंदर जाते हैं, गोताखोरों द्वारा भी जो सांस लेने में सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, उस सिलेंडर में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और साथ में हीलियम गैस का। अगर व्यक्ति मुझे बताया कि नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस का उपयोग करें तो क्या होता है, जब गोताखोर ज़मीन पानी के अंदर जाता है तो दाब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा दाब बढ़ता जाएगा, तो वो गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर घुलती जाती है, क्योंकि दाब बढ़ने पर गैस क्या होगी, जितना दाब बढ़ेगा उतनी गैस घुलेगी।
तो दाब बढ़ जाता है। जैसे ही अगर भी ऊपर आते तो दाब कम होता है, तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है अघुलनशील गैस होती है, तो जब ये मतलब घुल तो जाती है लेकिन क्या होती है अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, इसकी मात्रा अधिक होने पर क्या होती है, जब जी ऊपर आते हैं तो मात्रा इसकी अधिक हो जाती है, तो शरीर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हैं। तो क्या होती है ये कई जो अवरुद्ध यानी कई जो खून के बुलबुले थक्के जमाने का काम करती है, उन्हें निकालने का काम करती है, एकदम से निकलते हैं, रोम छिद्रों से खून बाहर निकलने लगता है। तो जो गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है अगर सही जल्दी उपचार नहीं मिला। तो इसको इसकी मात्रा को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होती है वो मात्रा कंट्रोल हो जाती है। और कम मात्रा हीलियम कैसी होती है, घुलनशील गैस होती है और हल्की गैस होती है, तो घुल जाती है। तो पहला किसके द्वारा, दूसरा किसके द्वारा होगा, गोताखोरों द्वारा। तो गोताखोरों द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है, गोताखोरों द्वारा अनुप्रयोग किसका है, किसका अनुप्रयोग के आधार पर होता है, हेनरी के नियम के आधार पर बताया कि जैसे जैसे भी नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, ऊपर आने पर दाब कम हो जाएगा। तीसरा अनुप्रयोग की बात करें तो तीसरा अनुप्रयोग आपने देखा पर्वतारोही जिसे बोलते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर व्यक्ति जाते हैं, वे भी क्या करते हैं सिलेंडर का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन वाले सिलेंडरों का इनका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि ऊपर जाने पर, जैसे ही ऊपर जाने पर क्या होता है, हमने पढ़ा कि ऊपर जाने पर दाब कम होता है और नीचे आने पर दाब बढ़ता है। तो ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा उनके शरीर में कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन का हो कम घुलेगी, जिससे उनको शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तो इसलिए तो वे लोग भी क्या करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं इनका। तो किस पे आप लिख सकते हैं पर्वतारोहियों द्वारा या आरोहकों द्वारा क्या भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये 3 अनुप्रयोग हो गए आपके, एक जो हो गया, ठीक है। तो क्लियर है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।